हेलो गाइस, मैं हूं एडवोकेट गौरी अग्रवाल और आज हम सीआरपीसी का पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने जाना कि इंट्रोडक्शन क्या है, सीआरपीसी क्या होता है, कब इनेक्टमेंट में आया, उससे पहले लॉ कमीशन कब इशू हुआ और किस तरीके से सीआरपीसी स्टार्ट हुआ। उसके बाद सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 जो है वो टाइटल की बात करता है और सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशंस की बात करता है। तो आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हमने पहले ही सुन लिया था कि ये जो है 1973 का एक्ट है, एक्ट नंबर 2 है और ये कब इनेक्टमेंट में आया था, 1 जनवरी 1974 को, सेम एज लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट जो है यहाँ पे पर्टिकुलर क्रिमिनल सीआरपीसी में ऑलरेडी दे रखा है। सीआरपीसी में अलग से उसका चैप्टर दे रखा है। लिमिटेशन एक्ट का चैप्टर जो है पर्टिकुलर दे रखा है, चैप्टर 36 जो है लिमिटेशन एक्ट का यहाँ पे दे रखा है। चैप्टर भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि किस चैप्टर में क्या है, तो चैप्टर 36 में लिमिटेशन है। तो पर्टिकुलर सिविल मैटर जो हैं उनके लिए लिमिटेशन एक्ट बनाया गया है। जितने भी सिविल मैटर हैं और क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड हैं उनके लिए सीआरपीसी में चैप्टर 36 में लिमिटेशन चैप्टर दिया हुआ है, सेक्शन 467 से लेके 473। आपको फिर बोल रही हूँ, आप बेयर एक्ट अपना साथ में लेके बैठे, क्योंकि मैं हवा में तो नहीं पढ़ा सकती। आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, चैप्टर वाइज सारे नाम पता होना चाहिए और एक सीक्वेंस में स्टडी होगी पूरी, जिससे आपका प्री और मेंस दोनों क्लियर हो सके। दोनों पे पकड़ बनानी, अगर प्रॉपर आपको पढ़ना है तो प्री और आपकी मेन तैयारी जो है मेंस के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले आज हम चैप्टर की बात कर लेते हैं। पहला चैप्टर हमारा क्या था, आप बेयर एक्ट खोल लीजिए, बेयर एक्ट में इंडेक्स खोल लीजिए और इंडेक्स पे पकड़ बनाइए किस सेक्शन में क्या है, और एक सीक्वेंस में दे रखा है। जैसे मैंने सीपीसी का बताया था, सेम सीक्वेंस यहाँ पे। चैप्टर्स इसमें कितने थे, टोटल 37। कैसे याद करोगे, 1973 में आया था ये, 1973 कोड है इसका, और इसका जस्ट 37 उल्टा रिवर्स कर दो तो हो गया 37। पहला चैप्टर जो था वो प्रिलिमिनरी था, सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 5 तक। टाइटल की बात की, डेफिनेशंस की, कंस्ट्रक्शन की, जो मैं आगे पढ़ाऊंगी अभी आपको सेक्शन 3 में। सेक्शन 4 में आपकी सेविंग की बात करता है, सेक्शन 5 में कहता है आईपीसी के अंदर जो भी ऑफेंसेस होते हैं वो उनका ट्रायल यहीं पे होगा, यानी जो भी ऑफेंसेस होंगे उनका पनिशमेंट वो बताएगा आईपीसी कि ये ऑफेंस है और इसका पनिशमेंट इतना होगा, और उसका पूरा प्रोसीजर, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, वो सब सीआरपीसी के अकॉर्डिंग चलेगा। वो आपको ध्यान में रखना है कि सीआरपीसी और आईपीसी एक साथ पढ़ना है कि अगर किसी का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो किस क्राइम में हो रहा है, क्या ऑफेंस किया है उसने, तो ऑफेंस के लिए आप आईपीसी जाओगे। सपोज दैट थेफ्ट किया है, थेफ्ट कहाँ लिखा है, 378 ऑफ आईपीसी, उसका पनिशमेंट कहाँ है, 379 में। अब उस पर ट्रायल जो चलेगा वो किस तरीके से चलेगा कि बंदे को बुलाया जाएगा, यानी चोरी हुई है, किसी ने एफआईआर कराई, तो वो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस कहाँ स्टार्ट होगी, वो सीआरपीसी में होगी। 154 की एप्लीकेशन देगा, उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद इंक्वायरी, ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद फिर उसको ट्रायल कोर्ट जो है जिस कोर्ट का होगा डिसीजन वो उसके हिसाब से उसको पनिशमेंट प्रोवाइड कर देगा। तो डायरेक्ट आईपीसी में पनिशमेंट दे रखा है कि राइट और लाइबिलिटीज़ बताता है कि ऑफेंस हुआ, क्या क्या राइट और लाइबिलिटीज़ हैं, और उसको फॉलो करना, एनफोर्स में लाने का काम सीआरपीसी करेगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बिल्कुल भी, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात है ही नहीं। अब हम चलते हैं, पहला हमारा प्रिलिमिनरी था, बेयर एक्ट निकाल लें, इंडेक्स को खोल लें। अगर आपको प्रॉपर स्टडी करनी है और लर्न करना है तो एक एक चैप्टर को प्रॉपर मेरे साथ साथ बोलें, जिससे आपको लर्न हो जाएगा। तो चैप्टर फर्स्ट में प्रिलिमिनरी था। सेकेंड चैप्टर आपकी बात करता है क्रिमिनल कोर्ट्स की। क्रिमिनल कोर्ट्स की कौन कौन से कोर्ट होंगे, कोर्ट ऑफ सेशन होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का 4 क्लासेस हैं इसमें। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होंगे, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होंगे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे, ये सब दे रखा है इसमें। कैटेगरीज वाइज भी डिवाइड है, स्पेशल कोर्ट होगा और हाई कोर्ट होगा। इसके बाद कौन कौन से ऑफिसर्स होंगे, सुपीरियर ऑफिसर्स होंगे। इसके अलावा आप जो है कोई अगर आसपास चोरी डकैती या कुछ हो सकता है, आप पब्लिक भी जो है, ह्यूमन बीइंग जो है वो इंफॉर्मेशन पुलिस को या मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट दे सकते हैं, उनकी हेल्प करवा सकते हैं, ठीक है। ये दे रखा है चैप्टर 4 में दे रखा है। चैप्टर 5 जो है अरेस्ट की बात करता है कि बंदे को अरेस्ट कैसे किया जाएगा, उसको किस तरीके से नोटिस दिया जाएगा और क्या क्या अरेस्ट के ग्राउंड होंगे और किस तरीके से उसको अरेस्ट बंदे को बेल और बॉन्ड के लिए बताया जाएगा कि तुम बेल ले लो, तुम अपना
वकील चुन सकते हो, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। तो पहले क्या हुआ, क्रिमिनल कोर्ट के बारे में बताया, फिर बताया कि किस तरीके से पावर कोर्ट की पावर है, फिर उसके बाद बताया कि सुपीरियर ऑफिसर्स क्या होते हैं, हम किस किस की हेल्प कर सकते हैं, हम पुलिस की और मजिस्ट्रेट की हेल्प कर सकते हैं। फिर चैप्टर 5 में बताया कि हम क्या कर सकते हैं, हम अगर बंदे ने कोई ऑफेंस किया है तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले पुलिस उसको अरेस्ट करेगी, अरेस्ट करके फिर क्या होंगे, उनके आसपास के लोगों ने उनको देखा होगा क्राइम करते हुए, तो उन विटनेसेस को बुलाया जाएगा, अरेस्ट बंदे को बुलाया जाएगा, समन भेजे जाएंगे, वारंट इशू किए जाएंगे, और नहीं आएगा तो प्रोक्लेमेशन किया जाएगा, घोषणा करवा दी जाएगी कि ये बंदा फ़रार है, इस बंदे को जल्द से जल्द पेश किया जाए। और प्रोक्लेमेशन के साथ साथ उस प्रॉपर्टी अटैच भी कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं कुर्की करवाना, ये सारा कोर्ट करेगी। तो ये चैप्टर 6 में दे रखा है। चैप्टर 7 में अब जो जो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो सबमिट होंगे। डॉक्यूमेंट से हमने CIPC में पढ़े थे, बताना मुझे कमेंट करके किस में पढ़े थे। उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी को अटैच और फोरफीचर कराना वो चैप्टर 7A में होगा। उसके बाद अगर उसने छोटा मोटा कोई ऑफेंस किया है तो चैप्टर 8 में पहुंच जाएंगे, यानी पीस एंड गुड बिहेवियर, उसका बिहेवियर अच्छा है लेकिन कोई कारणवश वो भूखा था या उसको बहुत इमरजेंसी में उसको चोरी करनी पड़ गई या छोटा मोटा कोई काम कर दिया उसने, तो उसको डांट फटकार के कोर्ट छोड़ देगी, छोटा बहुत जुर्माना लगा के उसको छोड़ देगी। तो ये होगा। चैप्टर 9 में यहाँ पे मेंटेनेंस की बात करता है कि वुमेन है, आपका चाइल्ड है, पेरेंट्स हैं, उनको किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा। 125 की एप्लीकेशन, 125 CRPC, यानी जब दोनों सेपरेशन हो गए, तलाक की सिचुएशन आ गई है, तो उस टाइप में वाइफ हस्बैंड से कैसे मेंटेनेंस लेगी, उसके अलावा पेरेंट्स अपने बच्चों से किस तरीके से मेंटेनेंस लेंगे, वो सारी डिटेल है। और बच्चों का मेंटेनेंस कैसे होगा, यानी फीमेल और मेल हैं दोनों, तो हस्बैंड वाइफ है वो किस तरीके से अपने बच्चों को मेंटेन करेंगे, ये सारा है कुछ है। इसके बाद पब्लिक न्यूसेंस, पब्लिक प्लेस पे अनलॉफुल असेंबली, एक साथ इकट्ठे हो गए, अनलॉफुल असेंबली हो गई, या पब्लिक न्यूसेंस, पब्लिक में न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, वो सारे चैप्टर 10 में आ जाएंगे। इसके बाद हम चैप्टर 11 की बात करते हैं। चैप्टर 11 में प्रिवेंशन ऑफ द पुलिस दे रखा है कि पुलिस जो है वो किस तरीके से कॉन्फिडेंस ऑफेंस को प्रिवेंट करेगी, किस तरीके से पुलिस जो है विदाउट वारंट जो है उस बंदे को अरेस्ट कर सकती है। उसको अगर पुलिस ऑफिसर्स को लगता है कि कोई क्राइम होने वाला है या कोई कॉग्निजेंस ऑफेंस होने वाला है, तो वो बंदे को अरेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रिवेंशन दे रखा है। देखो सब सीक्वेंस में चल रहा है, प्रिलिमिनरी जनरल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, दूसरा कोर्ट क्या होते हैं, कोर्ट के क्लासिफिकेशन, तीसरा कोर्ट की पावर क्या है, चौथा कोर्ट की पावर के बाद ऑफिसर्स कौन कौन से होंगे, आप कैसे हेल्प कर सकते हो मजिस्ट्रेट और पुलिस की, पाँचवें में बंदे को किस तरीके से पुलिस अरेस्ट करेगी, छठवें में अगर बंदा अरेस्ट हुआ है तो किस तरीके से आसपास के विटनेसेस और एक्यूज्ड को बुलाएगी। 7 चैप्टर में उसके जो समन प्रोड्यूस किया उसके डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट होंगे, सर्च वारंट होंगे। उसके बाद 7A में जो है उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा। 8 में है अगर वो छोटा मोटा ऑफेंस हुआ तो उनको डांट फटकार के कोर्ट भगा देगी, जाओ यहाँ से। फिर उसके बाद 9 में है अगर कोई अपने बच्चों को नहीं रख रहा है या वाइफ को पैसा नहीं दे रहा है, उनका खर्चा पानी नहीं दे रहा है, तो मेंटेनेंस दिलवाया जाएगा। और अगर कोई पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करता है 10 में तो उसको पनिश किया जाएगा। 11 में जो है वो प्रिवेंशन है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर जो है अगर उसको लगता है कि क्राइम होने वाला है तो वो कॉग्निजेंस ले सकता है। और नेक्स्ट है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 12 इन्वेस्टिगेशन, 154 से लेके 176 तक है। इसमें क्या दे रखा है कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। FIR होगी, इस तरीके से FIR होगी, फिर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने बंदे को रिप्रेजेंट किया जाएगा। वो सारी इसमें दे रखा है डिटेल, वो मैं प्रॉपर वे में पढ़ाऊँगी। उसके बाद 13 में किस जुरिस्डिक्शन दे रखा है कि कौन कौन से प्लेस पे क्राइम हुआ है, कब तक, कहाँ कहाँ आप जहाँ क्राइम हुआ है कहाँ पे आप अपना इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल और इंक्वायरी चलाएंगे, वो सारा डिटेल दे रखा है। वो 177 से लेके 189 तक दे रखा है। फिर उसके बाद चैप्टर 14 आ जाता है कॉग्निजेंस, मजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस। मजिस्ट्रेट 190 की एप्लीकेशन सेक्शन में कॉग्निजेंस ले सकता है, ये 190 से लेके 199 तक है। फिर इसके बाद कंप्लेंट आ जाती है चैप्टर 15 में। कंप्लेंट जो है मजिस्ट्रेट के सामने भी हम कर सकते हैं, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल दोनों केसेस में हो सकती है। ये आपका 200 से 203 में। इसके बाद जब मजिस्ट्रेट कंप्लेंट करेगा तो उसके बाद प्रोसेस इशू होगी, इशू ऑफ प्रोसेस होगा जो 204 से लेके 210 तक है। फिर उसके बाद
जब प्रोसेस इशू होगा तो उसके बाद चार्जशीट होगी, चार्ज लगाए जाएंगे। तो चार्ज के लिए फॉर्म चार्ज का होगा और जॉइंटर ऑफ चार्जेस होंगे, वो सारे 224 तक हैं सेक्शन। फिर उसके बाद आता है, अब चार्जेस लग गए, चार्ज हो गया, चालान हो लग गया कि फाइनली हो गया, ये बंदा जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद चालान पुलिस ने सबमिट कर दिया मजिस्ट्रेट को। इसके बाद क्या होगा, इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी के बाद ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। तो मजिस्ट्रेट ट्रायल करेंगे। ट्रायल जो है डिफरेंट टाइप के होंगे। वारंट होगा 19 में, वारंट केस में वारंट ट्रायल होगा, समन केस में समन ट्रायल होगा, और समरी केस में क्या होगा, समरी केस में समरी ट्रायल होगा। और इसके बाद जो है ये आपका 19, 20, 21 में दे रखा है। चैप्टर 18 बात कर रहा है ट्रायल की, 19 बात करता है समन की, वारंट की, और 20 बात करता है समन की, और 21 बात करता है समरी की। समरी ट्रायल छोटे मोटे केसेस जो होते हैं 1-1, 2-2 महीने की, जिसमें सज़ा होती है। इसके बाद आता है प्ली बार्गेनिंग 21A, तुम बार्गेनिंग कर लो, नहीं जज साहब मुझे सज़ा इतनी, बार्गेनिंग जब आप कर लोगे तो क्या होगा, वो वही है कि नहीं मेरी सज़ा को कम कर दिया जाए, तो बार्गेनिंग बोलते हैं उसको, प्ले बार्गेनिंग 21A। 265A से लेके 265L, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सेक्शन पूछ लेता है। 265A से लेके 265L तक जो है प्ले बार्गेनिंग के बारे में बताया गया है। फिर इसके बाद चैप्टर 22 आता है, जिसमें प्रेजेंट है, यानी अटेंडेंस ऑफ पर्सनस हैं। उसके बाद आ जाता है चैप्टर 23, क्या क्या एविडेंस, ट्रायल जब चलेगा तो कौन कौन से एविडेंसेस आएंगे, कौन कौन एविडेंस लाएगा, वो सारी डिटेल दे रखी है 272 से 299। उसके बाद जो है इंक्वायरी और ट्रायल की जनरल प्रोविजंस दे रखे हैं चैप्टर 24 में। फिर उसके बाद अनसाउंड माइंड का किस तरीके से ट्रायल चलेगा 25 में। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट है 26 चैप्टर में। उसके बाद 27 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें क्या है, जजमेंट दे रखा है कि किस तरीके से कोर्ट जजमेंट देगा, और जजमेंट किस तरीके से होगा, और जजमेंट के जो है। उसके बाद 28 में क्या है, जजमेंट आने से पहले ही बंदा मर गया तो डेथ यानी उसके बाद है जजमेंट में डेथ सेंटेंस सुनाया गया, तो उसके लिए चैप्टर 28 दे रखा है। 29 में अगर डेथ सेंटेंस है, लाइफ इम्प्रिजमेंट है, तो आप अपील में जा रहे हो, तो चैप्टर 29 में अपील में किस तरीके से जाएंगे। अपील में भी ना जाके आपके पास एक और प्रोविज़न है, आप रेफरेंस रिव्यू रिवीजन में जा सकते हो। तो यहाँ पे रिव्यू नहीं होता, रिव्यू जो है CPC में होता है, यहाँ पे रेफरेंस और रिवीजन होता है, तो उसके लिए चैप्टर 30 में पहुँच गए। 31 में फिर क्या होगा, 31 में क्रिमिनल केसेस जो है एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, यानी अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर है या कोर्ट के पावर इतनी पावर नहीं है, तो कोर्ट जो है उस केस को ट्रांसफ़र कर देगा। सेम एज वहाँ पे हमने CPC में पढ़ा था, ट्रांसफ़र ऑफ डिग्री, डिग्री भी जिसने पास करी उसने दूसरे को ट्रांसफ़र कर दी एग्जीक्यूट कराने के लिए, या एक कोर्ट दूसरे कोर्ट को डिग्री को ट्रांसफ़र कर सकता है। सेम एज यहाँ पे क्रिमिनल केस भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यही सब है। उसके बाद जो है 32 में जो है लास्ट उसमें क्या कहते हैं, एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रेमिशन एंड कम्यूटेशन, यानी कितना, अगर डेथ सेंटेंस है तो उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट में कम कर दो, अगर लाइफ इम्प्रिजमेंट है उसको 10 ईयर्स में ले आओ, इस तरीके से कम्यूट करना, तो उसके लिए पावर होती है प्रेसिडेंट में। ये आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में भी दे रखा है। ये सारी चीज़ें हैं 32 में। ESRC ऑफ सेंटेंस, आपके जो सज़ा सुनाई जाती है उस सज़ा में कितना जो है कम्यूट किया जाए, कितना उसको कम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। 33 में अरेस्टेड बंदा है उसको बेल एंड बॉन्ड पे छोड़ सकते हैं, तो बेल एंड बॉन्ड की सारी सिचुएशन दे रखी है, किस कंडीशन में बेल होगी, किस कंडीशन में बेल नहीं हो सकती। तो हीनियस क्राइम में बेल होना बहुत ही मुश्किल होता है। एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, वो सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। फिर 34 में डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, अगर बंदा आ नहीं रहा है, प्रॉपर्टी वारंट इशू कर दिया, प्रोक्लेमेशन भी हो गया, प्रॉपर्टी को भी अटैच कर दिया और बंदा नहीं आ रहा है, तो उस प्रॉपर्टी को जज जो है मजिस्ट्रेट जाके क्या कर सकते हैं, उसको प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे ग्राउंड यहाँ पे दे रखे हैं। 35 चैप्टर में इरेगुलर प्रोसीडिंग, कौन सी प्रोसीडिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये मेंस में भी आता है, कौन सी प्रोसीडिंग इरेगुलर है और कौन सी प्रोसीडिंग रेगुलर है, वो सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। इसके बाद चैप्टर 13 लिमिटेशन, 36 लिमिटेशन की बात करता है, क्या क्या लिमिट होगी। जैसे डिग्री को एग्जीक्यूट करवा दिया, एक्स पार्टी डिसीजन आ गया, उसको सेट असाइड करवाना है, तो सेट असाइड करवाने के लिए बंदे को के पास 3 महीने का टाइम था, लेकिन 3 महीने के अंदर वो नहीं आया, और फिर उसके बाद आया, तो क्या होगा, वो लिमिटेशन का सहारा लेगा, वो सेक्शन 5 की एप्लीकेशन लगा देगा, सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, या हम यहाँ पे पढ़ते हैं 4
67 से 473 में दे रखा है, वहाँ पे कंडोलेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन लगा देगा, ग्राउंड बता देगा कि मैं किसी कारणवश नहीं आ सका, इसलिए नेक्स्ट पार्टी ने क्या करा, दूसरी पार्टी ने उसको एक्स पार्टी डिसीजन ले आई। तो एक्स पार्टी डिसीजन को सेटिसाइड कराने के लिए यहाँ पे आप लिमिटेशन की एप्लीकेशन भी लगा देंगे यहाँ पे। तो वो सारा लिमिटेशन दे रखा है कि प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट कब आप डिस्पोजल सूट है, तो मतलब कितना ड्यूरेशन में आप उसको ला सकते हो, वो सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। 37 मिसलेनियस है, मैंने फिर भी पहले भी बताया, मिसलेनियस जो भी तुम्हारा छूट गया है वो सब यहीं आ जाता है। ये एक तरीके से आपका रफ कॉपी है जिस पे आपको फिजिक्स में मिलेगी, केमिस्ट्री में मिलेगी, बायो, आप बचपन में सारे सब्जेक्ट इस पे लिख लेते थे ना, ऐसे ही यहाँ पे स्टोर रूम की तरह है, जहाँ भी कुछ छूट गया है वो सारा इसके अंदर डाल दिया जाएगा। ये है मिसलेनियस। तो इस तरीके से चैप्टर थे। चैप्टर के बाद अब हम चलते हैं सेक्शन 3 में। देखो मेरे साथ रहो, लास्ट तक वीडियो देखो, जिसको भी प्रॉपरली देखनी है वो पूरा देखो, क्योंकि मैं एक एक लाइन को पढ़ाती जा रही हूँ कि किस तरीके से सेक्शन 1 क्या कह रहा है, 2 क्या कह रहा है, सेक्शन 3। टाइम लगेगा लेकिन आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंडेक्स खोलना है, इंडेक्स पे पकड़ बनानी है, चैप्टर्स को रीड करना है, चैप्टर के साथ आपको सेक्शंस देखने हैं। तो चलिए हम सेक्शन 3 की तरफ चलते हैं। सेक्शन 3 जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस की बात करता है। अपना बेयर एक्ट खोल लो और आगे पढ़ते चलो। मैं लाइन टू लाइन तो नहीं पढ़ूंगी, बस आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी इसमें क्या क्या दे रखा है। सेक्शन 3 जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस की बात करता है, जिसमें को बोलते हैं हिंदी में निर्देशों का अर्थ लगाना। किस तरीके से, अगर आपको नहीं बताया गया है कि इस जुडिक्शन में कौन सा मजिस्ट्रेट होगा, तो वहाँ पे यहाँ बताया गया है। अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो वहाँ पे 3 वाला देख लो, सेक्शन 3, जिसका फर्स्ट में पहला ए दे रखा है। अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अपॉइंट होंगे। अगर इसके अलावा मेट्रोपॉलिटन एरिया के अलावा कोई अदर एरिया है, जैसे मथुरा है, आगरा है, तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में नहीं आते, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एरिया में आता है। जैसे ग्वालियर है, झांसी है, तो वहाँ पे क्या होगा, एनी अदर एरिया, तो वहाँ पे क्या अपॉइंट होंगे, वहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे, सेम बात उसने बोली है। और आउटसाइड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में, अब यहाँ पे अगर JMFC ना होके तो JMSC भी होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास। फर्स्ट होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो पहले वाले में ए में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और MM की बात की है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की। मेट्रोपॉलिटन एरिया आप पढ़ोगे सेक्शन 8 में, और इसके साथ आप रीड करोगे, आपको बताया था 2 का K में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट क्या होते हैं। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वो होते हैं जो 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन जिनकी होती है, उस एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। एक्चुअली में होता क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया सेक्शन 8 में दे रखा है, जिसको आप 2 का K के साथ रीड करोगे, उसमें दे रखा है कि जहाँ की पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देके डिक्लेयर कर सकती है कि ये एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया में आता है। और उस मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो भी अपॉइंट होगा, जज अपॉइंट होंगे, वो एज मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अपॉइंट होंगे। तो ये है उसके पीछे की कहानी। तो आपको 2 का K प्लस आपको क्या पढ़ना है, सेक्शन 8, और प्लस यहाँ पे 3 के B सेक्शन और A सेक्शन में दे रखा है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ये आपको एक साथ पढ़ना है। पूछ लेता है कि सेक्शन में क्या दे रखा है, तो कोई और रेमेडी नहीं है, कोई और आपका उपाय नहीं है, आपको लर्न करना ही पड़ेगा। तो इससे बेटर है आप पर्टिकुलर जहाँ पढ़ रहे हो वहीं पे रीड विद दिस सेक्शन, रीड विद दिस सेक्शन, इस तरीके से आप लिख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप चैप्टर्स भी को रिलेट कर पाओ, और इसके अलावा किसी और बेयर एक्ट में अगर दे रखा है, जैसे मान लो कोई ये वाला सेक्शन है, इसके अलावा CPC में इससे मिलता जुलता कुछ आ गया तो वो भी आप यहाँ लिख लो। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल आ गया इससे मिलता जुलता, वो भी लिख लो, क्योंकि तोड़ मरोड़ के यही आता है। आपके मेंस में लिखने का बहुत अच्छा पैटर्न तैयार हो जाएगा। सपोज दैट अगर मेंस में आया व्हाट इज़ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहाँ डिफाइन किया गया है, कहाँ किस सेक्शन में है, किस एरिया में है, वो सारा आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ही अब हम बात करते हैं 3 का C में। हम अगर कोई JMFC अपॉइंट होता है तो दूसरे एरिया में JMFC होगा और मेट्रोपॉलिटन एरिया में क्या होगा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा। तो दूसरे एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, दूसरे एरिया में क्या होगा, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया के अलावा उसमें JMFC और JMSC होते हैं, और इसके अलावा मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं। D में कहता है कि अगर किसी एरिया में अब क्या होते हैं, CJM होते हैं, अगर यानी JMFC से ऊपर वाले, JMSC पहले JMSC, फिर उसके बाद JMFC, फिर उसके बाद
क्या आएंगे आपके सीजीएम सेशन जज, और वो आते हैं एडिशनल सेशन जज, उसके बाद सीजीएम यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सीजीएम जो है अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया से बाहर है तो उनको सीजीएम बोलते हैं, और मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर है तो उनको बोलते हैं चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। उसके बाद 3 का क्लॉज 2 में आ जाते हैं, जहाँ तक कोई रेफरेंस नहीं दे रखा हो तो मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ही होगा। जहाँ पर लिखा हुआ नहीं है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया में कौन होगा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अगर वो बताता है कि सीजीएम जहाँ दे रखा है तो वहाँ पर क्या होगा, सीएमएम होगा। ऐसे 3 क्लॉज ए में क्या दे रखा है, वही दूसरे एरिया में जेएमएफसी होगा, जेएमएससी होगा, सीएमएम होगा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में, और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा। 4 का ए में दे रखा है मेट्रो जुडिशियल मजिस्ट्रेट। क्या क्या करेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोई भी पनिशमेंट हुआ, पेनल्टी हुई, या डिटेंशन इन कस्टडी, पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, ये सारे काम क्या करेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 4 का बी में दे रखा है, ये पूछा जा सकता है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में कहाँ दे रखा है, तो 3 का क्लॉज 4 का ए में 4 का बी में दे रखा है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। उसका काम क्या होता है, एग्जीक्यूटिव नेचर नाम से आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को देखना, लाइसेंस किस तरीके से इशू करवाए जाएंगे, कैसे लाइसेंस को कैंसिल करा सकते हैं, किस तरीके से प्रोसिक्यूशन को विड्रॉल किया जा सकता है, या किस तरीके से सैंक्शन मंजूरी दी जाती है प्रोसिक्यूशन को, वो सारा इसमें दे रखा है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 4 पे। बेयर एक्ट निकाल के पढ़ें, मैं आपको बार बार एक फिर बोल रही हूँ, फिर वरना आपको क्लास समझ नहीं आएगी। बेयर एक्ट निकाल के पढ़ें। उसके बाद सेक्शन 4 की बात करते हैं, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेज अंडर आईपीसी एंड अदर लॉ। अगर कोई ऑफेंसेज आईपीसी या अदर लॉ में दे रखे हैं तो वो क्या होंगे, उनकी पूरी प्रोसीडिंग सीआरपीसी के अंदर दे रखी है। जैसे ऑफेंडर एक्ट है या प्रोबेशन एक्ट है, उन या हम आईपीसी के द्वारा पनिश किया गया है। अगर बंदे ने रेप किया है, या किसी ने कोई मर्डर किया है, या उसने कोई चीटिंग की है, या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, तो उनका जो पनिशमेंट है, वो पनिशमेंट की सज़ा जो है वो कहाँ दे रखा है, पनिशमेंट आईपीसी में दे रखा है। और उनका जो इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल और इंक्वायरी चलेगी, वो पूरा प्रोसीडिंग इस कोड के द्वारा होगा, यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के द्वारा उनके प्रोसीजर होगा। तो मैंने आपको एक बात पहले ही क्लियर कर ली थी कि सबस्टेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ बोथ आर सप्लीमेंट टू ईच अदर। यानी आईपीसी में क्या बोल दिया कि ये बंदा है, इसने कोई ऑफेंस किया है, इस ऑफेंस की सज़ा ये है, और ये सज़ा के लिए ट्रायल में जाएंगे, ट्रायल में इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल होगा, वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग होगा। तो एनफोर्स कौन कराएगा, उसको सीआरपीसी कराएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। सेक्शन 5 में चलते हैं। सेक्शन 5 जो है वो सेविंग्स की बात करता है। सेविंग्स में क्या होता है, यानी हमने हर बार सेविंग हमने सीपीसी में भी पढ़ा, सेविंग हम आईपीसी में भी पढ़ते हैं, सेविंग हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं, और सारे बेयर एक्ट्स में, हम लगभग सारे बेयर एक्ट्स में सेविंग लिखा होता है। सेविंग का मतलब होता है कि अगर आप सीआरपीसी चल रहे हो, इसके अलावा अगर किसी अदर लॉ यानी स्पेशल और लोकल लॉ, मैंने बताया था आपको कि जनरल लॉ होता है, स्पेशल लॉ होता है, पर्सनल लॉ होता है, लोकल लॉ होता है, वो सारे दे रखे हैं, तो उनमें से प्रीवेल स्पेशल और लोकल लॉ करेंगे। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इनको भी इंक्लूड करके इनको प्रीवेल कर सकती है। जनरली जो है स्पेशल और लोकल लॉ प्रीवेल करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर, लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड केसेस हैं तो उनमें सीपीसी की जगह उनके पर्टिकुलर स्टेट के लैंड एक्ट होंगे, एकोमोडेशन एक्ट होंगे, वो प्रीवेल करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे क्रिमिनल में भी दे रखा है, इसके अलावा कोई स्पेशल और लोकल होंगे तो वो इस सीआरपीसी से प्रीवेल करेंगे। ठीक है, प्रीवेल का मतलब समझ आ रहा है, प्रायोरिटी उनको स्पेशल और लोकल लॉ को होगी एज कम्पेयर देन सीआरपीसी सीपीसी। ये हो गया आपका सेक्शन 5 कंप्लीट हो गया। तो हम यहाँ तक हमने चैप्टर 1 पढ़ लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चैप्टर 1 में हमारा प्रिलिमिनरी चैप्टर है, जिसमें हमने सेक्शन 1 टाइटल की बात की। टाइटल में मैं कब आया, मैं 1973 में आया, मैं एनफोर्स में कब आया, 1 जनवरी 1974 को आया। और सीआरपीसी जो है ये किस पे अप्लाई होता है, पहले में जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई नहीं होता था, लेकिन अब में जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लाई होता है, एक्सेप्ट नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया, उन पर अप्लाई नहीं होता, केवल सेक्शन 8, 10 और 11 को छोड़कर, और बाकी में सब पे अप्लाई होता हूँ सब। और अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इस नागालैंड और ट्राइबल एरियाज़ में भी जाके इसको क्या करा सकती है, इसको एनफोर्स में ला सकती है, यानी इस पर अप्लाई कर सकती है, सीआरपीसी को अप्लाई करवा सकती है।
तो ये था सेक्शन 1। सेक्शन 2 डेफिनेशंस की बात करता था कि बेलेबल ऑफेंस क्या होगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होगा, कॉग्निजेंस ऑफेंस क्या होगा, नॉन कॉग्निजेंस ऑफेंस क्या होगा, वो सारी डिटेल थी कि किस तरीके से प्लीडर क्या होगा, प्लेस क्या होगा, वो सब हमने बता चुके थे। पुलिस स्टेशन क्या है, कंप्लेंट क्या है, वो आप एक बार मेरा CRPC का पार्ट 2 देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 2 का 7 टेरिटोरियल डिवीज़न की चैप्टर 2 पे 2 में हमने ये पढ़ा। 3rd में आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेज की बात करते हैं कि किस तरीके से जो है रेफरेंस दिया जाएगा, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अपॉइंट होंगे, दूसरे एरिया में JMFC या JMSC होंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर वहाँ पे दूसरे एरिया में CJM है तो वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरिया में क्या होंगे, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे। इसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस की बात हो गई थी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का क्या रोल होगा और जुडिशियल मजिस्ट्रेट का क्या रोल होगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल और जो भी पेंडिंग केसेस चल रहे हैं वो सारी डिटेल वहाँ पे पेनल्टी वगैरह देगा। और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रखता है और उसको लाइसेंस को रद्द कब कराना है, लाइसेंस को कब इशू कराना है, किस तरीके से प्रोसिक्यूशन चलना चाहिए, उसकी मंजूरी देना या विड्रॉल कर देना प्रोसिक्यूशन को, तो वो सारी चीज़ें उसमें दे रखी हैं। इसके बाद सेक्शन 4 की बात करते हैं, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेज अंडर IPC एंड अदर लॉज। दूसरे लॉ में IPC में ऑफेंसेज जो दे रखे हैं उनका ट्रायल यहाँ चलेगा। 5th में सेविंग की बात करता है। इसके अलावा भी कि अगर कोई लोकल और स्पेशल लॉ है तो वो जो होगा प्रिवेल करेगा इसके ऊपर। उसके बाद हम सेक्शन 6 चैप्टर 2 पे आ जाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और मैं एक बार फिर बोलूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपके सपोर्ट और मोटिवेशन से ही मैं आगे वीडियो कंटिन्यू कर पाऊँगी, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, तो हम और लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे बड़ी बात है पेशेंस से इसको सुनना। मैं गारंटी से कहती हूँ अगर मेरे CRPC के, CPC के या किसी के भी आपने ध्यान से सुने नो तो आपको बिल्कुल बेरेक्ट पे पकड़ बन जाएगी। आप फिर इधर उधर बुक्स की तरफ नहीं भागेंगे, अरे ये वाली बुक पढ़ लूँ, ये वाली बुक पढ़ लूँ। बेरेक्ट पे पकड़ बनाओ, वहीं पे अपने केसेस डालो, वहीं पे आप वाटर मार्क ले लो, वहीं पर जाके लिख दो कि हाँ ये केस है, इसके सामने इस सेक्शन के साथ ये वाला सेक्शन पढ़ना है, इससे को रिलेट कर करके पढ़ो, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब आपकी बेरेक्ट पे पकड़ बन गई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन 6 की तरफ। सेक्शन 6 क्या कहता है, अपना बेरेक्ट खोल लो और देख लो। चैप्टर 2 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस की बात करता है। तो सेक्शन 6 टॉक्स अबाउट द क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। क्रिमिनल कोर्ट्स की क्लासेस क्या होंगी, तो क्रिमिनल कोर्ट की 4 क्लासेस है। एक तो पहला क्लास क्या होगा क्रिमिनल कोर्ट्स का, कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर आप क्या आ जाते हैं, सेशन जज और एडिशनल सेशन जज। सेशन जज और एडिशनल सेशन जज जो हैं वो इम्प्रिजमेंट जो है वो डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजमेंट भी दे सकते हैं, और लेकिन उसके लिए हाई कोर्ट की जो होगी, हाई कोर्ट से उनको कंसल्ट करना पड़ेगा। हाई कोर्ट की कंसल्ट से वो लाइफ इम्प्रिजमेंट और डेथ पनिशमेंट दे सकते हैं। कौन से हो गए, सेशन और एडिशनल सेशन जज। असिस्टेंट सेशन जज 10 साल की सज़ा दे सकते हैं, अप टू 10 ईयर्स, ठीक है। ये हो गया आपका। तो दूसरा आता है JMFC। JMFC अगर हमने किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया में है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे, वो 3 साल की सज़ा दे सकते हैं, मैक्सिमम 3 ईयर्स पनिशमेंट। और JMFC होगा दूसरे एरिया का, यानी अदर देन मेट्रोपॉलिटन एरिया, वो भी सेम एज, यानी JMFC और MM मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गिव्स द पनिशमेंट अप टू 3 ईयर्स, तो मैक्सिमम उनका 3 ईयर्स तक वो पनिशमेंट कर सकते हैं। उसके बाद JMSC जुडिशियल मजिस्ट्रेट 2nd क्लास, ये पनिशमेंट कर सकते हैं 1 ईयर का। उसके बाद जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इनके पास पावर होती है, एग्जीक्यूटिव नेचर के होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर रोल प्ले करते हैं, तो उनकी अलग पावर है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे क्लासेस की बात की गई है। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि व्हाट इज़ द कैटेगरी ऑफ हाउ टू डिफाइन द कैटेगरी ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, तो कैटेगरीज में देखो यहाँ पे एक आप ध्यान से पढ़ोगे, बिसाइड्स द हाई कोर्ट एंड द कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर देन दिस कोर्ट देयर शैल बी इन एवरी स्टेट द फॉलोइंग क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स नेमली। तो यहाँ पे बिसाइड्स हाई कोर्ट दे रखा है। अगर आप इंक्लूडिंग कहोगे, अगर आप कैटेगरी की बात करोगे तो वहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा हाई कोर्ट, स्पेशल कोर्ट। तो टोटल 6 कैटेगरी होंगी और
4 क्लासेज होंगी। तो ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि कैटेगरीज में किस तरीके से क्रिमिनल कोड्स को डिवाइड किया गया और क्लासेस के बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ क्लासेस क्रिमिनल कोड्स आर 4 टाइप्स, यानी आपका कोर्ट ऑफ सेशन, जेएमएफसी, जेएमएससी और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। और बट इन केस ऑफ कैटेगरी के बेसिस पे हाई कोर्ट और स्पेशल कोर्ट प्लस ये 4 जो दे रखे हैं, तो ये आपका टोटल 6 हो गया। तो ये आपका सेक्शन 6 कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब हम बात करते हैं सेक्शन 7। पढ़ने में मज़ा आ रहा है। बेयर एक्ट को साथ में रखोगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि कब मेरा कंप्लीट हो गया। आपको सीआरपीसी बहुत ईजी लगने लगेगा। जिन लोगों को सीआरपीसी टफ लगता है ना, सब लोग आईपीसी तो बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं, बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं और पढ़ा भी लेते हैं, लेकिन सीआरपीसी जो है वो थोड़ा सा, सीआरपीसी और सीपीसी थोड़ा टिपिकल हो जाता है। आईपीसी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है, ये पनिशमेंट, ये ऑफेंस, इसका पनिशमेंट, ये सज़ा, उसका पनिशमेंट, सीधे सीधे है। यहाँ पे प्रोसीजर है किस तरीके से अप्लाई करना है, कौन सा मजिस्ट्रेट आएगा, कौन सा होगा, और ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सेक्शन 7 की बात करता है डिवीज़न की बात करता है। हमने डिवीज़न कहाँ पढ़ा था वो आप याद करके बताओ। डिवीज़न जो है हमने सेक्शन 2 में पढ़ा था, याद करके बताओ। सेक्शन 2 में हमने 2 का V में हमने सब डिवीज़न की बात की थी, वहीं पे सेम यही डिवीज़न है, वहाँ मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, एक और बार कर देती हूँ। यहाँ पे है सेक्शन 7 जो है टेरिटोरियल डिवीज़न की बात करता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रादेशिक खंड। यानी किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट जो है हर एक स्टेट में डिवीज़न डिवाइड करेगी, हर एक स्टेट में पर्टिकुलर। तो यानी एक स्टेट में डिस्ट्रिक्ट होंगे, डिस्ट्रिक्ट में फिर उनके क्या बने जाएंगे, उनके डिवीज़न्स होंगे, तो सेशन डिवीज़न होंगे। तो यहीं पे यही दे रखा है, मेट्रोपॉलिटन एरिया में सेपरेट सेशन डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट होते हैं। जैसे हम दिल्ली की बात कर लें तो वहाँ पे पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में भी होंगे और वहाँ पे सेशन डिवीज़न भी होंगे। तो पर्टिकुलर सेशन डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट दोनों ही होंगे, सेपरेट अलग वो सारे मेट्रोपॉलिटन एरिया में होंगे। स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट की कंसल्ट से, स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट ऑल्टर द लिमिट्स ऑफ सच डिस्ट्रिक्ट एंड डिवीज़न। स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो हाई कोर्ट की कंसल्ट लेके उनका लिमिट और नंबर जो है डिवीजन्स और आपका डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट को के लिमिट को ऑल्टर भी कर सकती है। यानी अगर कहीं पे एक डिस्ट्रिक्ट में 2 डिवीज़न हैं तो स्टेट गवर्नमेंट अगर हाई कोर्ट की परमिशन ले ले कि यहाँ केसेस बहुत ज़्यादा हैं तो वहाँ पे उसको ऑल्टर करके उसमें 2 की जगह 3 भी कर सकती है या 4 भी कर सकती है। ये बोल रहा है 7 का 2 क्लॉज, 7 का फर्स्ट क्लॉज, 7 का 2 क्लॉज क्या कहता है, स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट की कंसल्ट से किसी भी डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर सकता है सब डिवीज़न में और उसको ऑल्टर कर सकता है लिमिट और उसके नंबर में। तो मैंने बता दिया आपको, स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट की परमिशन लेके हाई कोर्ट से कंसल्ट करके किसी भी डिस्ट्रिक्ट को सब डिवीज़न में डिवाइड कर सकता है। उसके बाद है सेक्शन 7 का 3 क्लॉज, जो भी सेशन डिवीज़न है, डिस्ट्रिक्ट हैं और सब डिवीज़न एग्जिस्ट हैं तो हम कोड के शुरू में वह समय, यानी ये कह रहा है कि जब सीआरपीसी से पहले, जब ये सीआरपीसी स्टार्ट हुआ उससे पहले सेशन और डिवीज़न अलग अलग डिवाइड हो गए तो वो भी इसी के अंदर इंक्लूड होंगे। वो यही लाइन बोल रहा है, जो भी सेशन डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीज़न एग्जिस्ट हैं हम कोड के शुरू के समय में वो जो हम पढ़ते आ रहे थे वो भी इसी सेक्शन के अंदर समझे जाएंगे। यानी इस 7 सेक्शन के अंदर वो भी आएंगे जो सीआरपीसी से पहले डिवाइड हो चुके थे, सेशन डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट। ये है, यहाँ पे आपका सेक्शन 7 कंप्लीट हो गया। आई होप समझ में आया होगा। यहाँ डिवीज़न की बात की, किस तरीके से प्रादेशिक खंड यानी डिवाइड होंगे। स्टेट गवर्नमेंट डिवाइड करेगी मेट्रोपॉलिटन एरिया में और उसके अलावा जितने भी एरिया हैं उसमें। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया जहाँ पे पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया बोलते हैं। वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए जाते हैं और स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके नोटिफिकेशन देके पर्टिकुलर एरिया को भी मेट्रोपॉलिटन एरिया में कन्वर्ट कर सकती है अगर वहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 8 मैं पढ़ा ही चुकी हूँ, मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होता है। तो जहाँ पे पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देके मेट्रोपॉलिटन एरिया को डिक्लेयर कर सकती है। अब हम चलते हैं सेक्शन 9 की तरफ। सेक्शन 9 जो है टॉक्स अबाउट द कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं सेशन न्यायालय। आपको सबसे बड़ी बात
हिंदी और इंग्लिश दोनों में पता होना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो इंग्लिश चलती है, वहाँ पे तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, वहाँ तो इंग्लिश में आराम से कर लोगे। लेकिन जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं उनको मैं बता रही हूँ कि जितने भी छोटे डिस्ट्रिक्ट, छोटे नहीं बोलेंगे, जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, जहाँ पे जैसे आपका आगरा हो गया, मथुरा हो गया, हाथरस हो गया, आसपास के एरिया हो गए, तो यूपी में भी जो भी एरिया हैं अलग अलग, या यूपी के अलावा भी बिहार हो गया, तो वहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा जितने भी आपके कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, वहाँ पे 90% जो है हिंदी में वर्क होता है। तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों याद रखनी चाहिए। मैं मथुरा में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में हूँ, तो जब मैं स्टार्टिंग में कोर्ट में जाती थी तो मुझे नहीं पता लगता था। पहले मैं देखती थी वहाँ हिंदी में क्या लिखा हुआ है, फिर उसके बाद मैं उसको सोचती थी कि अच्छा इसका इंग्लिश में क्या होगा। तो ऐसा आप लोगों के साथ ना हो, इसीलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों देख के चलना, ताकि आपको कोई वो ना हो, कोई परेशानी ना आए जब रीड करो आप। जहाँ कहीं लिखा होता था कि अपर जिला न्यायाधीश, तो इस तरीके से बड़ा कंफ्यूज होता था कि अच्छा ये क्या होगा, ये सीजीएम होगा कि ये होगा। मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम हुई है। तो मेरे जैसे लोगों के लिए अगर इस तरीके से प्रॉब्लम होती है तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को एक साथ रीड करते चलो, ताकि पता रहे कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं। चलिए आइए हम सेक्शन 9 की बात कर लेते हैं। सेक्शन 9 जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन की बात करता है। सेक्शन 9 टॉक्स अबाउट कोर्ट ऑफ सेशन। या कोर्ट ऑफ सेशन क्या है यहाँ पे, कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेबलाइज करता है कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन और कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी डिवीज़न, फॉर एवरी सेशन डिवीज़न, प्रत्येक सेशन डिवीज़न के लिए स्टेट गवर्नमेंट पर्टिकुलर कोर्ट ऑफ सेशन स्टेबलाइज करता है। कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो शैल बी प्रिसाइडेड, यानी वो जज के द्वारा प्रिसाइड होगा, और वहाँ पे उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, हाई कोर्ट करेंगे। उनके जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन में हाई कोर्ट करेगा। तो यहाँ पे ये है कि तो देखो अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट करेगा, तो पहला अपॉइंटमेंट नहीं होगा, पहला अपॉइंटमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे के कराएगी, कंडक्ट कराएगी। यहाँ पे ये इंक्लूड नहीं कर रहा है कि अपॉइंटमेंट होगा, पोस्टिंग होगी, प्रमोशन होगा, नहीं। यहाँ पे बस पहला जो होगा, यानी कोर्ट ऑफ सेशन बनाया और उसमें सेशन जज को बिठा दिया, तो सेशन जज जो है वो एग्ज़ाम के थ्रू आया, या तो उसके बाद जो है वो प्रोसीडिंग है, यानी स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट की कंसल्ट से अगर सेशन जज नहीं है तो वहाँ पे एडिशनल और असिस्टेंट जज सेशन जज रख देगा। अगर वो भी नहीं है तो उसकी पोजीशन में सीजीएम वर्क करेगा। सीजीएम जो है वो पनिशमेंट जो है 7 ईयर्स दे सकता है, मैक्सिमम पनिशमेंट वो 7 ईयर्स तक दे सकता है। उससे ऊपर जाने के लिए असिस्टेंट सेशन जज होगा, फिर उसके बाद असिस्टेंट के ऊपर होगा सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, फिर उसके बाद होगा कोर्ट ऑफ सेशन। इतना आपको ध्यान रखना है, एक सीक्वेंस याद रखना है, सबऑर्डिनेट कौन किसके अंडर में आ रहा है। जैसे हमने सीपीसी में पढ़ा था वैसे ही पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। तो बताना मुझे सीपीसी में हमने सबऑर्डिनेशंस कोर्ट के कहाँ पढ़े थे, कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो आप कमेंट करोगे, आप बताओगे, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ जो है मेरे साथ बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट स्टेबलाइज करेगी कोर्ट ऑफ सेशन, ये मैंने पहला पॉइंट बता दिया। और इसमें हाई कोर्ट अपॉइंट करता है एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज दोनों को, अगर कोर्ट ऑफ सेशन में सेशन जज नहीं है तो। और अगर वो दोनों भी एब्सेंट हैं, यानी अगर इम्पोर्टेंट नोटिस है, सपोज दैट कि एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन लगी हुई है कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, और वहाँ पे सेशन जज नहीं है, किसी कारणवश वो बीमार है या किसी दूसरे स्टेट में काम कर रहा है, या वहाँ की सीट वैकेंट है, तो क्या करेंगे, एप्लीकेशन को डिस्पोज करना है, बहुत जल्दी को केस का निपटारा करना है, आगे की प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है। तो क्या होगा, हाई कोर्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करके वहाँ पे क्या अपॉइंट कर देगी, वहाँ पे असिस्टेंट और एडिशनल सेशन जज कर देगी, वो उसको डिसीजन लेंगे उस एप्लीकेशन पे या जो भी केस पेंडिंग पड़ा है उस पर। अगर वो भी नहीं है तो वो केस किसको सौंप दिया जाएगा, वो केस जो है सीजीएम के अंडर में आ जाएगा। तो सीजीएम आ जाएगा, और सीजीएम भी नहीं है तो फिर इस तरीके से एक पूरा चेन सिस्टम चलता है। ऐसे ही यहाँ पे अगर एब्सेंस ऑफ सेशन जज हैं तो हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी असिस्टेंट सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, और वो भी नहीं है तो सीजीएम को अपॉइंट कर देगी। वही सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं, बार बार उसी पॉइंट को बोला गया है। सेम वही पॉइंट है 9 का 5 और 6 जो आप
रीड कर लेना एक बार, ऐसा कुछ खास नहीं है। बस यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट से मतलब ये नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट किया या पोस्टिंग हुई या प्रमोशन हुआ। यानी अगर मैं हूँ तो मेरी, सपोज दैट मैं अपने घर की बड़ी बेटी हूँ, अगर मैं नहीं हूँ तो मैं रेगुलरली घर का पर्टिकुलर कोई काम करती हूँ, अगर मैं नहीं हूँ तो मेरी एब्सेंस में मेरी छोटी बहन करेगी। सेम ऐसे ही यहाँ पे है। यहाँ पे अगर सेशन जज नहीं है तो उसका काम कौन करेगा? एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज। अब वो दोनों भी छुट्टी पर गए हैं तो कौन करेगा? सीजीएम करेगा। सीजीएम नहीं करेगा तो कौन करेगा? उससे निचले। तो इस तरीके से प्रोसीडिंग चलती है। और वहाँ भी कोई नहीं है तो केस को भैया यहाँ से उठा कर केस को ट्रांसफ़र ही कर दो, तो केस जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये है कहानी पूरी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ तक मैंने सेक्शन 6 से लेकर 3 से लेकर सेक्शन 9 तक कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगी 10 से लेकर 23 सेक्शन तक। तो मेरे साथ बने रहिएगा। चैप्टर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का 4th पार्ट देखने के लिए एक्साइटमेंट दिखाओ, मुझे कमेंट में लिखो कि हाँ मुझे 4th पार्ट चाहिए, तो आगे मैं आपको वीडियो यूट्यूब के थ्रू भेज सकूँ। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर जिसको भी नहीं समझ में आया है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और एक बार दोबारा से बोलूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि नेक्स्ट वीडियो मेरी जैसे आएगी तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आपको देखने में भी आसानी रहेगी। तो थैंक यू गाइज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए। अभी मुझे 1 मंथ कंप्लीट भी नहीं हुआ है और करीब मैंने लास्ट मई से और ये 5 जून से यानी 1 जून से ही मैंने लगातार वीडियो डाली हैं। एक अच्छा रिस्पॉन्स आया है, व्यूज़ अच्छे आए हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप मेरे से बने रहोगे, मोटिवेट करोगे तो मैं वीडियोज़ यूट्यूब पे अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू गाइज़।